हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्कल में। दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 6 और कक्षा 7 इतिहास विषय पर हम कंप्लीट चर्चा कर चुकी है और एनसीईआरटी कक्षा 6 और कक्षा 7 भूगोल विषय पर भी हम कंप्लीट चर्चा कर चुकी है। तो दोस्तों, आपको प्ले लिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए सारी वीडियो देखिए। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी, हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्कल में आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक सभी विषयों की एनसीईआरटी पुस्तकों की वीडियोस मिलेंगी दोस्तों। तो बनी रहिए हमारी यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्कल पर दोस्तों। और दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 विज्ञान विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हमने 11 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं, ये हमारा अध्याय 12 है दोस्तों। ठीक है, तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है विद्युत तथा परिपथ। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। यहाँ थोड़ी जानकारी दी जाती है दोस्तों, वो क्यों होती है, क्योंकि वो जो कक्षा 6 के छात्र हैं ना, उनके लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी होती है और वो समझ सकें कि किसके बारे में बात चल रही है, किसके बारे में ये अध्याय पढ़ाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, हमें यहाँ से सिर्फ फैक्ट निकाल कर अपने उपयोग में लेना है दोस्तों, और अपनी जो नोटबुक वगैरह आप बना रहे हो उसमें नोट करना है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप इसी लेवल की मतलब अगर आप कक्षा 6 में या 7 में है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्या है। हम विद्युत का उपयोग अपनी बहुत सी कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं दोस्तों, बिल्कुल करते हैं। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के लिए हम विद्युत का उपयोग कुएं से पंप द्वारा जल बाहर निकालने अथवा जमीन की सतह से जल को छत पर रखी टंकी में पहुंचाने के लिए करते हैं। अन्य कौन कौन सी कार्य हैं, ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन सी कार्य होती हैं, ठीक है, जो विद्युत के द्वारा की जाती हैं। तो दोस्तों, अनेकों कार्य हैं। ठीक है, देखिए, जिनके लिए आप विद्युत का प्रयोग करती है दोस्तों। ठीक है, उपयोग करती हैं, उनमें से कुछ को सूचीबद्ध कर अपनी नोटबुक में लिखिए दोस्तों। ये कक्षा 6 की छात्र लिखेंगे दोस्तों, हमें नहीं लिखना। ठीक है, क्या आपकी सूची में प्रकाश की विद्युत का उपयोग सम्मिलित है? तो बिल्कुल भी है, बिल्कुल है दोस्तों। जो विद्युत प्रकाश यानी कि बल्ब वगैरह उपयोग कर जलाते हैं वो भी है ना। तो ये भी एक कार्य है बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं। सूरज छिपने के बाद भी विद्युत हमारी सूरज छिपकने के बाद भी विद्युत हमारे घरों, सड़कों, दफ्तरों तथा फैक्ट्रियों को प्रकाशित करती है दोस्तों। तो सूरज छिपने के बाद यानी कि लाइट जब दिन ढल जाता है तो फिर हमारे घरों में क्या जलाया जाता है, तो विद्युत बल्ब हैं और जो जो कुछ भी है लाइट से जलाई जाती है। लाइट यानी विद्युत है ना, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं जैसे। ठीक है, आगे देखिए क्या करेंगे। यह रात में लगातार काम करने में हमारी सहायता करती है। रात में लाइट, सॉरी मैं लाइट बार बार बोल रहा हूँ तो उससे आप समझें कि विद्युत है ना, या इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है दोस्तों, तो आगे आप समझदार हैं क्या बोलना है क्या नहीं। ठीक है, विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है दोस्तों। किससे प्राप्त होती है? तो मतलब बिजली घर से। ठीक है, फिर भी विद्युत की आपूर्ति ठप हो जाती है। क्यों हो जाती है? तो इसकी रीजंस होंगी दोस्तों, आगे देखने को मिलेगी। या कई स्थानों पर अनुपलब्ध हो सकती है दोस्तों। ऐसी स्थिति में प्रकाश की टॉर्च का उपयोग करते हैं दोस्तों। ऐसी स्थिति जब लाइट वगैरह चली जाती है यानी कि बिजली चली जाती है, तो विद्युत, बिजली, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, तो दोस्तों एक ही चीज़ है। ठीक है, मैं बार बार सभी शब्दों को इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, है ना। तो आगे देखिए क्या है। तो जब जब बिजली गुल हो जाती है आंधी तूफान के मौसम में, अक्सर ऐसा होता है बरसात के मौसम में। ठीक है, तो हम अपने घरों में क्या यूज करती है प्रकाश के लिए? तो टॉर्च वगैरह है। ठीक है, बैटरी वगैरह है, और आजकल तो मोबाइल की टॉर्च ज़्यादा जलाई जाती है दोस्तों, है ना। मैं भी मोबाइल की टॉर्च से ही अक्सर पढ़ता हूँ दोस्तों, क्या करें जब लाइट जाती है तो। ठीक है, आप भी पढ़ते होंगे। देखिए, टॉर्च में एक बल्ब होता है, जब उसका स्विच दबाते हैं तब यह प्रकाश देने लगता है। टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है दोस्तों? तो वो कहाँ से मिलती है आप अनुमान लगा सकते हैं, तो सेलों से मिलती है। ठीक है, तो उससे आगे देखिए। 12.1 विद्युत सेल टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है दोस्तों। ठीक है, टॉर्च के जो सेल होती हैं, टॉर्च का जो बल्ब होता है उसको विद्युत कहाँ से मिलती है? तो सेलों से मिलती है। आप सभी को मालूम है दोस्तों, है ना। और नहीं मालूम तो अब मालूम पड़ जाएगा, वैसे लगभग सभी लोगों को मालूम रहता है। ठीक है, तो इसमें कोई इशूज़ नहीं है दोस्तों, है ना। आगे देखिए क्या है। सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म, हाँ इधर यहाँ पे अलार्म, घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा तथा अन्य
अन्य युक्तियों में किया जाता है। कहाँ कहाँ किया जाता है तो सेल का उपयोग ये बता रहे हैं। अलार्म घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा, अन्य युक्तियों में किया जाता है। ठीक है, और भी आप कुछ सोच सकते हैं किस किस में सेलों का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या आपने कभी विद्युत सेल को ध्यानपूर्वक देखा है? तो नहीं देखा तो अभी देखेंगे। आपने यह देखा होगा कि इसकी एक ओर धातु की टोपी तथा दूसरी ओर धातु की डिस्क यानी कि चक्रिका होती है दोस्तों। चक्रिका यानी कि चौड़ी सी वो एक प्लेट सी होती है बहुत छोटी। वो चित्र 12.1, क्या आपने विद्युत सेल के ऊपर एक धन चिन्ह यानी कि प्लस का तथा एक ऋण चिन्ह माइनस दिखा है? बिल्कुल देखा होगा। तो आगे देखते हैं क्या है। विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा तथा धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये होती है। ठीक है, ये देखिए धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है दोस्तों, चित्र 12.1 विद्युत सेल। ठीक है, कहा कहलाता है। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होती है दोस्तों। सभी विद्युत सेलों में क्या होता है दोस्तों, जिससे विद्युत सेल होती है दोस्तों, इनमें क्या होता है तो दो सिरे होते हैं। दो सिरे यानी कि प्लस और माइनस है ना, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, आगे जिनमें एक धनात्मक यानी टर्मिनल सिरा तथा दूसरा ऋणात्मक होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये विद्युत सेल में संचित रासायन पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है दोस्तों। क्या कह रहे हैं, विद्युत सेलों से जो सेल होती है वो कहाँ से विद्युत उत्पन्न करती हैं तो सेलों में जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनसे विद्युत उत्पन्न करती हैं। ठीक है दोस्तों, जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर ली जाती है तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है दोस्तों। कह रहे हैं कि जो विद्युत सेल हैं उनमें जो जितना भी रसायन भर दिया जाता है, जो उनका निर्माण करती हैं कंपनी वगैरह, तो वो सीमित मात्रा में वो रसायन उसमें भरती हैं। ठीक है, तो वो रसायन खत्म हो जाता है, उसके बाद वो सेल मतलब विद्युत उत्पन्न करना बंद कर देती है ना। ये अक्सर आपने देखा होगा कि एक सेल, जैसे कि किसी घड़ी में कोई सेल खत्म हो जाता है, फिर उसमें आप दूसरा सेल डालने के लिए मतलब मार्केट से लेके आते होंगे। ठीक है, या अगर घर पे रखा होगा तो वो डाल देते होंगे। ठीक है, यानी कि बार बार बदलते हैं। ठीक है, आगे देखिए तब तब उस सेल उस विद्युत सेल को एक नए विद्युत सेल में बदलना पड़ता है दोस्तों। ये दोस्तों जो विद्युत सेल की बात नहीं कर रहे, ये वो वैसे सेल की बात कर रहे हैं जो अक्सर हम घड़ी वगैरह में डालते हैं, और ये यहाँ पर विद्युत सेल की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ ये इसको विद्युत सेल में बदलना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये तो टॉर्च का बल्ब है। ठीक है, देखिए उस सेल को एक नए विद्युत सेल में बदलना पड़ता है। अब देखिए टॉर्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण होता है दोस्तों। अभी हमें सब पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, क्या है तो टॉर्च के सेल को एक नए, हाँ यहाँ तक तो हो गया। टॉर्च के बल्ब को, जो टॉर्च का बल्ब होता है दोस्तों, उसको क्या है एक कांच का एक बाहर कांच उसकी उसमें क्या होता है, जो टॉर्च का बल्ब होता है, यहाँ पे हम दोस्तों बार बार मेरा जीभ क्या है थोड़ा लड़खड़ा रहा है, क्या करें। मेरा सुबह से भी पता नहीं क्या है, गले में थोड़ी दिक्कत है, और मतलब मैंने बताया है आपको दोस्तों, मेरे गले में 2-3 छाले हो गए हैं, पता नहीं क्यों, क्या वजह है पता नहीं है मुझे भी। हालांकि मैंने दवा ले ली है। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, टॉर्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण होता है ना, गोल, आपने सभी ने देखा होगा। ठीक है, धातु की सतह पर चिपका होता है दोस्तों। धातु की सतह होती है, अभी बताएंगे दोस्तों इस तरह से। देखते इसको पढ़ लें पहले। बल्ब के कांच के आवरण के अंदर क्या होता है दोस्तों, ये देखिए, इसको अब देखते हैं। ठीक है, ये टर्मिनल होते हैं दोस्तों, ये टर्मिनल है, और ये तंतु है दोस्तों जो अंदर दिखाई जा रहे हैं ना, और ये कांच का आवरण है दोस्तों। ठीक है, ये दिखा रहे हैं, ये सतह से चिपका है। ठीक है, आगे देखिए ये क्रियाकलाप करके देखते हैं। एक टॉर्च लीजिए तथा इसके बल्ब के भीतर देखिए। इसके में ये जो बल्ब है उसके भीतर देखिए। आप अपने अध्यापक की सहायता से इस बल्ब को टॉर्च से बाहर भी निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आप क्या देखते हैं, क्या आप कांच के बल्ब के मध्य एक पतला तार देखते हैं? बिल्कुल दिखाई देगा। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, बाहर निकाल सकते हैं, क्या आप देख सकते हैं? चित्र 12.2 बी में देखिए, 12.2 बी इस तरह से बता रहे हैं, ये वाला ये। ठीक है, ठीक है, उसका भीतरी दृश्य। ठीक है, और ये मतलब उस पर ये खोल चढ़ा हुआ है किसी धातु का। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को
बल्ब का तंतु कहते हैं। जो देखिए इधर ये दिखाया जा रहा है, ये तंतु होता है, ये देखिए तंतु, ठीक है, ये दोनों दोनों में दिखाई दे रहा है, ये पतला पतला होता है, ये प्रकाश का उत्सर्जन करता है, यानी कि विद्युत को किस में बदलता है, तो प्रकाश में, ठीक है। तो ये तंतु होता है। आगे क्या कह रहे हैं, तंतु कहते हैं, ठीक है। यह तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है। क्या होता है, ये तंतु जो होता है ना, मोटे दो तारों के बीच लगा होता है, ठीक है, जिसे जिसे चित्र 12.2 में बी में दर्शाया गया है, ठीक है, आपने देख ही लिया ये, बार बार क्यों दिखाना आपको, है, ठीक है दोस्तों, 2-3 बार देख लिया हमने, ठीक है। आगे देखिए, ये मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं। ये जो मोटे तार होते हैं तंतु को क्या करते हैं, आधार प्रदान, यानी कि उसमें धारा प्रभावित करती है दोस्तों, यानी कि लाइट, यानी कि विद्युत प्रभावित करती है, ठीक है, और उसको मतलब उसी अवस्था में बनी रहने के लिए मदद भी, सपोर्ट भी करती है, ठीक है। इन मोटी तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा हुआ होता है, और जैसे कि चित्र 12 पर जिसमें फिर से दिखाते हैं, इसमें दिखाया गया है, ये देखिए इसकी सतह से जुड़ा है, ये देखिए ये इधर छोटा दिख रहा है, ये सतह से जुड़ा होता है, और एक सीधा विद्युत से संपर्क में रहता है, ठीक है। आगे देखिए, दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है, यानी कि धातु की जो नोक होती है वहां से, ठीक है। आगे देखिए, बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु की नोक बल्ब के दो टर्मिनल हैं दोस्तों, ये दोनों क्या है, टर्मिनल, यानी कि प्लस माइनस पॉइंट है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे क्या कह रहे हैं इसमें। ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि ये एक दूसरे को न छुए दोस्तों। अगर एक दूसरे को छुएंगे तो क्या होगा, स्पार्किंग हो जाएगी, यानी कि बल्ब बेकार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, या आप देसी भाषा में बोल सकते हैं तो फूक जाता है बल्ब, ठीक है। आगे देखिए, घरों में उपयोग होने वाले विद्युत बल्बों की भी ये ऐसी ही संरचना होती है। जो घरों में हम बल्ब यूज करते हैं, उपयोग करते हैं दोस्तों, उसकी भी इसी प्रकार की संरचना होती है, ठीक है। इस प्रकार विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब दोनों ही दो दो टर्मिनल बल्बों में, विद्युत सेल और विद्युत बल्बों में दोनों में ही दो दो टर्मिनल होते हैं। टर्मिनल यानी कि कोई पॉइंट या प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, छोटे छोटे प्लेटफॉर्म होती है वो, ठीक है, या यूँ कह सकते हैं कि वहाँ पर वो स्थान कह सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी इशू नहीं है इसमें, स्थान कह सकते हैं दो, ठीक है। इनमें ये दो टर्मिनल क्यों होते हैं, ये जो स्थान दो क्यों होते हैं, ये देखिए इसमें दिखाई दे रहे हैं, ये दो टर्मिनल दिख रहे हैं ना, एक ये और ये क्यों होते हैं। आगे देखिए क्या है, पहले ये पढ़ लेते हैं, ठीक है, ये इसको चेतावनी, ठीक, वार्निंग क्या है, ये विद्युत सेल के दो टर्मिनलों से जुड़े तारों को स्विच तथा बल्ब जैसी युक्ति को बीच में जोड़े बिना आपस में कदापि न मिलाएं। मतलब जो स्विच है, स्विच का जो तार होता है प्लस जो दबाते हैं चटकनी, उसको मतलब बड़ी सावधानी पूर्वक ये दबाने का कार्य करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर वैसे ही करेंगे तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है, बल्ब फूकने की संभावना हो जाती है, जैसा कि हमने बताया, ठीक है, या बल्ब मतलब फूटने की या मतलब बेकार होने की संभावना रहती है, ठीक है। आगे देखिए, यदि आप ऐसा करेंगे तो विद्युत सेल की रासायनिक पदार्थ बड़ी तेजी से खर्च हो जाएंगे दोस्तों, और सेल कार्य करना बंद कर देगा। तो दोस्तों बोल रहे हैं यही प्रक्रिया होती है, अचानक उसमें तेजी से धारा प्रभावित होगी, और वो मतलब उसका जो रसायन उसमें है भरा हुआ है वो खर्च हो जाएगा, यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, ये विद्युत, हाँ यहाँ तक थे हम, यहाँ पर आ गए थे 12.2, विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब। आइए विद्युत सेल का उपयोग करके एक बल्ब को दीप्तिमान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा हम किस प्रकार करते हैं दोस्तों, ये विद्युत सेल का जो विद्युत सेल है उससे एक बल्ब को हम अब जलाएंगे, ठीक है दोस्तों। क्रियाकलाप 2, विद्युत रंगों की प्लास्टिक का आवरण चढ़ी विद्युत तार के 4 टुकड़े लीजिए दोस्तों, जो सॉरी विभिन्न बोल रही थी, विभिन्न रंगों की प्लास्टिक का आवरण चढ़ी विद्युत तार लीजिए, यानी कि तार लेने की लिए बोल रहे हैं, यानी वायर, ठीक है दोस्तों। प्रत्येक तार की टुकड़ी के दोनों सिरों में प्लास्टिक आवरण को हटा दीजिए। जैसा कि हम लोग कभी कहीं लगाते हैं तार या वायर का उपयोग करते हैं तो लगाते हैं, तो उसमें किस प्रकार उसकी जो मतलब छीलते हैं, छीलना ही हम देसी भाषा का शब्द यूज कर रहे हैं, छीलना, उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए, प्रत्येक तार, हाँ यहाँ तक हो गया, हटा दीजिए। इस प्रकार दोनों सिरों पर धातु का तार अनावृत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, धातु का तार
निकल आएगा। तो ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि जो डोरी होती है, डोरी बोल सकते हैं हम, डोरी भी एक देसी शब्द है, ठीक है। तो डोरी में से क्या करना है, यानी कि वायर या तार में से क्या करना है, तो उसका तार निकाल लेना है ना, उसकी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी प्लास्टिक हटाकर, छोटे छोटे मात्रा में, ठीक है। जैसे कि हम कभी घर पर छीलते हैं ना तार, तो वो उसी प्रकार उसी प्रक्रिया को दोहराने के लिए कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक। सॉरी, क्या है आगे, क्या है। हाँ, दो तारों के अनावृत भागों को विद्युत सेल तथा दूसरे को दो बल्ब से जैसे कि जोड़ दीजिए, जैसा कि चित्र 12.13 सॉरी 12 12.3 और 12.4 में दिखा रहे हैं, ठीक है। क्या कहाँ दिखा रहे हैं, ये ऐसे ऐसे, हाँ, यही प्रक्रिया करने के लिए बोल रहे थे, ये तार निकालने के लिए बोल रहे थे, ठीक है। और ये इधर से तार निकालने के लिए बोल रहे हैं, दो तारों से जुड़ी विद्युत सेल, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया। अब आगे हमें कहाँ जाना है, तो इधर, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था, ठीक है। हाँ, इधर आना है। बल्ब के साथ तारों को जोड़ने के लिए आप विद्युत रोधी टैप, यानी बिजली के मिस्त्रियों द्वारा उपयोग की जाने वाली मतलब विद्युत टैप का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और सेल के लिए रबड़ बैंड या टैप का उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। रबड़ बैंड यानी कि टैप होता है जो स्टेपलर बोलते हैं, जैसे मतलब घर में उपयोग करते हैं, किसी कट को, डोरी की कट होती है उस पर बांधने के लिए करते हैं ना, तो उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब बल्ब तथा हाँ, जो यहाँ पे जो छूटा हुआ मतलब बचा हुआ शेष भाग बचता है ना, जैसे कट वगैरह बचती है, तो उसमें लगाने के लिए बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ठीक है। आप विद्युत बल्ब तथा विद्युत सेल को अलग अलग 6 विभिन्न भिन्न ढंगों से जोड़िए दोस्तों, विभिन्न ढंगों से किसे, तो आगे बताएंगे, जैसा कि चित्र 12.5 ए में और 12.5 एफ में दर्शाया गया है। कहाँ, ये देखिए, ए और एफ में दिखा रहे हैं, ये देखिए, इस प्रकार जोड़ने को बोल रहे हैं ना। मेरा गले में याद क्या है, सॉरी सॉरी दोस्तों। आगे देखिए, इस प्रकार करने के लिए बोल रहे थे, ठीक है, एफ में और हाँ, इस प्रकार बोल, एफ में और ए में, ठीक है, एफ का ये और ए का इधर है, ठीक है। प्रत्येक व्यवस्था में देखिए कि बल्ब प्रतिदीप्त है या नहीं, प्रत्येक व्यवस्था के लिए हाँ या नहीं लिखें दोस्तों, मतलब वही है कि जलेगा तो हाँ लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, और नहीं जल रहा है तो ना लिखें। आगे देखिए, इस अवस्था में नहीं जल रहा है, इस अवस्था में जल रहा है, इस अवस्था में नहीं जलेगा, ये है ना, इस अवस्था में भी नहीं जलेगा, ठीक है, और इस अवस्था में भी नहीं जलेगा, इसमें भी नहीं जलेगा, इसमें जलेगा, ठीक है। आगे देखिए, कहाँ पर, यहाँ इधर आना है। अब उन व्यवस्थाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जिसमें बल्ब दीप्त होता है, यानी कि जलता है, यानी कि उसमें लाइट यानी कि धारा प्रभावित हो रही है, ठीक है। इस व्यवस्था की तुलना दूसरी व्यवस्था से कीजिए जिसमें बल्ब दीप्त नहीं होता। क्या आप इस अंतर का कारण ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें उसका जो विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो पा रही है, ठीक है दोस्तों, तो वही है। क्या आप, हाँ, चित्र 12.5 में विद्युत सेल के एक टर्मिनल से प्रारंभ करके अपनी पेंसिल की नोक को तार के अनुदिश दिशा पर लगाइए दोस्तों। किस प्रकार से, तो अपनी पेन को लगाना है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, अब बल्ब के दूसरे टर्मिनल से प्रारंभ करके विद्युत सेल से जुड़ी दूसरी तार के अनुदिश पेंसिल की नोक को लाइए। इस कार्य को चित्र 12.5 की तरह शेष व्यवस्थाओं में के लिए दोहराइए। क्या उन उन व्यवस्थाओं में बल्ब दीप्त होता है जिसमें सेल के एक टर्मिनल से वापस दूसरी टर्मिनल तक पहुंचने में पेंसिल के ऊपर उठाना पड़ता है दोस्तों। तो बोल रहे हैं क्या, ये जो एक्टिविटी है यहाँ पर कहीं दिखा रहे हैं, तो यहाँ वो जो इसमें बता रहे थे वो एक्टिविटी यहाँ दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन वो इसका मतलब यही है कि जो बीच में जो जगह स्पेस बची है यहाँ पे, ये इस प्रकार जगह बची है, यहाँ पे पेन लगाने के लिए बोल रहे हैं। पेन का मतलब बीच में पेन की नोक लगाने के लिए बोल रहे हैं, और फिर उस पर ये दोनों तार टच करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है दोस्तों, बाकी कुछ नहीं है। आगे देखिए, विद्युत परिपथ। अब देखिए, विद्युत परिपथों को ध्यान से देखते हैं। हाँ, क्रियाकलाप 2 में आपने विद्युत सेल की एक टर्मिनल को तार द्वारा बल्ब से जोड़े हुए, बल्ब से होते हुए विद्युत सेल की
दूसरे टर्मिनल से जोड़ा। ध्यान दीजिए कि चित्र 12.5 ए में 12.5 ए में ये दिखा रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये जोड़ा था, ठीक है। तो इसी के बारे में बोल रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि विद्युत सेल तथा बल्ब को जोड़ने की विभिन्न अवस्थाएं। दोस्तों ये अवस्थाएं हैं, ठीक है। हाँ, तो इन अवस्था में तार कहाँ से, मतलब लाइट कहाँ से जलेगी। देखिए सही से यहाँ तार लगाए तो जल रही है ना बल्ब, ठीक है। और यहाँ नहीं लगा, ये देखिए इसमें यहाँ ये नीचे छूटा हुआ है, ठीक है, यहाँ इसलिए नहीं जल रही है। इसमें भी ये ऊपर छूटा हुआ है इसलिए नहीं जल रही है। और इसमें देखिए ये तार गलत तरीके से लगा दी गई इसलिए नहीं जल रही है। प्लस माइनस का सही से मतलब संचार नहीं हो पा रहा है, ठीक है दोस्तों। मतलब प्लस माइनस धाराएं सही से बह नहीं पा रही, ठीक है। और या यूँ कह सकते हैं कि प्लस माइनस पॉइंट या इसके प्लस माइनस पॉइंट से नहीं मतलब टच हो पा रहे हैं, ठीक है। तो ये इसमें भी यही सिस्टम है, ठीक है दोस्तों। यहाँ ये ऊपर वाला छोड़ दिया, यहाँ ये नीचे वाला छोड़ दिया। यहाँ देखिए सही व्यवस्था बना दी तो ये चल रहा है। तो आप इसको समझ रहे होंगे। अब आगे देखिए, तथा चित्र 12.5 ए की व्यवस्था में विद्युत सेल की दो टर्मिनल बल्ब के दो टर्मिनलों से जोड़े गए हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक उदाहरण है, ठीक है। विद्युत परिपथ विद्युत सेल की दो टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। दोस्तों क्या है, तो उसकी विद्युत धारा में जो विद्युत बल्ब में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे दर्शाता है, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है। विद्युत सेल के दो टर्मिनल के बीच विद्युत प्रवाहित यानी विद्युत धारा की संपूर्ण पथ को दर्शाता है, ठीक है दोस्तों। क्या, विद्युत प्रवाह, ठीक है। बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रभावित होती है दोस्तों, प्रवाहित होती है, ठीक है। बल्ब कब जलता है, तो उसमें जब धारा प्रवाहित होती है तभी जलता है, ठीक है। आगे देखिए, किसी विद्युत परिपथ में चित्र 12.6 में दर्शाए गए अनुसार विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर होती है, ठीक है। जो प्लस टर्मिनल होता है और उसमें माइनस टर्मिनल की ओर धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। दोबारा पढ़ते हैं। विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल की प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर प्रभावित होती है। आप समझ रहे हैं ना, धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर जा रही है, ठीक है। जब बल्ब की टर्मिनलों की तार के द्वारा विद्युत सेल की टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब की तंतु से होकर विद्युत धारा प्रभावित होने लगती है। तो कहाँ से होती है, तो बल्ब की तंतु जो दिखाए गए थे वहाँ से धारा प्रभावित होती है, ठीक है। इसलिए वो जो तंतु होता है वो फिर जल जाता है, ठीक है। हाँ, तंतु से होकर धारा प्रभावित होती है और प्लस वहाँ पर वो तंतु बहुत मतलब हल्की धातु और बहुत मतलब स्पेशल धातु का बना होता है इसलिए वो जल जाता है, ठीक है। हर एक धातु का वो तंतु नहीं बनाया जाता। आप दोस्तों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप कमेंट में बताएं दोस्तों, ये जो बल्ब का तंतु होता है किस धातु का बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और अगर आप इसके साथ ही क्वेश्चन और बता सकें तो मैं वो भी पूछ रहा हूँ कि जो हीटर होता है, आपने देखा होगा अक्सर घरों में हीटर यूज होते हैं, लाइट का मतलब उसमें उपयोग होता है। तो हीटर की जो टायर होता है वो ऐसे छल्लोदार छल्ले जैसा होता है, आपने देखा होगा। तो वो किसका बनना होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये दो क्वेश्चन है दोस्तों, आप बताएं तो आपकी बड़ी मतलब मेहरबानी होगी दोस्तों। मेहरबानी कह सकती हैं या कुछ भी कह सकती हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो बताना है आपको कमेंट में, ठीक है। ये दो चीज़ें किसकी बनी होती है, ठीक है। बल्ब का तंतु और जो हीटर होता है उसका तंतु, ठीक है। तो आगे देखिए, यह बल्ब दीप्तिमान करता है। कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी नहीं जलता, यानी कि इन प्रति दीप्त नहीं होता दोस्तों। ऐसा बल्ब की फ्यूज होने के कारण होता है दोस्तों। आप देखिए फ्यूज क्या होता है, फ्यूज माने बल्ब का खराब हो जाना, या हम देसी भाषा में कह सकते हैं फूक जाना, ठीक है। फूक जाना, ठीक है। फ्यूज बल्ब को ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इसका तंतु अक्षुण है, मतलब जो बल्ब फ्यूज हो जाता है, फ्यूज बल्ब मतलब जो फूक जाना, या दोस्तों यहाँ हम फ्यूज का ही देसी भाषा में उपयोग करने लगे हैं, वैसे फ्यूज ही बोलते हैं, ठीक है। तो जब कोई फ्यूज शब्द का उपयोग मतलब सही उसका अर्थ नहीं निकाल पाता उसका, तो फिर उसको फूकना फूकना बोलने लगी दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार लोग उसका गलत मतलब अर्थ निकालने लगे, ठीक है। वैसे उसका अर्थ मतलब बल्ब का खराब हो जाना, बल्ब का फ्यूज हो जाना कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो आगे आप देख सकते हैं कि क्या कह रहे हैं कि फ्यूज बल्ब को ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इसका तंतु अक्षुण है। अक्षुण मतलब वो
टूट मतलब उसके तंतु तंतु टूट गया है, ठीक है। अगर टूट गया है तो फिर वो नहीं जलेगा, ठीक है। प्रकाशित वो सॉरी दीप्त नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए, ये देखिए, ये इसमें दिखा रहे हैं ये धारा प्रभावित हो रही है, ठीक है। विद्युत परिपथ में धारा की दिशा ये ऐसी होती है, ठीक है। तो आपने देख लिया होगा। आगे कह रहे हैं कि विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। किन किन कारणों से विद्युत बल्ब फ्यूज होता है, यानी कि वही खराब हो जाता है, ठीक है। मतलब एक ही बात है, फ्यूज या खराब, ठीक है। बल्ब के तंतु का खंडित होना, जो बल्ब का तंतु होता है उसका खंडित होना, ठीक है। खंडित कैसे होता है, तो जैसे कभी डैमेज हो जाता है तो, ठीक है। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल की टर्मिनल्स के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है दोस्तों, यानी कि इस प्रकार की यहाँ से धारा प्रवाहित नहीं हो पाती, ठीक है। यानी कि जैसे फ्यूज टूट गया तो ये धारा, जो धारा की दिशा इस प्रकार होती है वो नहीं होती। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। हाँ, इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्तिमान नहीं होता, यानी कि जलता नहीं है, यानी कि उससे मतलब ऐसी इस प्रकार की एक्टिविटी नहीं करता। जैसे ये जल रहा है ना बल्ब, दीप्त नहीं होगा, यानी दीप्तमान या दीप्त एक ही बात है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे, क्या अब आप ये बता सकते हैं कि 12.5 बी सी डी तथा ई में आपके प्रयास करने पर भी बल्ब दीप्तिमान क्यों नहीं होता। तो वही दोस्तों, यहाँ भी जो चित्र छूट गया है ये इस प्रकार के बता रहे थे। ये बी में, सी में और डी में और ई में बल्ब क्यों नहीं जल रहे हैं। तो दोस्तों सरासर दिख रहा है यहाँ पे, ये इसमें देखिए यहाँ छूटा हुआ है, यहाँ ये ऊपर छूटा हुआ है, ठीक है दोस्तों। और देखिए यहाँ ये ऊपर ये वाला छूटा हुआ है, ये तो दो लगी है तो ये गलत है ना, गलत तरीके से लगी है, ठीक है। यहाँ भी ये देखो छूटा हुआ है, ये गलत तरीके से लगा है। यहाँ सही लगा है और ये यहाँ सही लगा है तो जल रहे हैं, ठीक है। तो बस यही था। आगे क्या कह रहे हैं कि ये देखिए, अब हम अब हमें ज्ञात है कि विद्युत सेल का उपयोग कर बल्ब को दीप्तिमान कैसे किया जाता है। क्या आप बल्ब अपने लिए एक टॉर्च बनाना पसंद करेंगे दोस्तों। तो क्या आप बच्चों से बोल रहे हैं कि आप टॉर्च बनाना चाहेंगे घर पर। तो बच्चे जो होंगी, जो एक्टिव होंगी इन चीज़ों को लेकर, तो वो बना सकती है। बाकी कोई जो एक्टिव नहीं है तो वो नहीं बनाएंगे ना। खैर आगे देखिए, क्रियाकलाप 3, इससे टॉर्च बनाना सीख रहे हैं अब। एक टॉर्च बल्ब तथा तार का एक टुकड़ा लीजिए। टॉर्च का बल्ब होता है दोस्तों, वो लीजिए और एक तार का टुकड़ा लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, पहले की तरह तार के दो छोरों को क्या यार, मेरे गला दोस्त मैंने बताया, मैं क्या करें, गले की वजह से मेरा थोड़ा परेशानी है। चलते हैं आगे, क्या कह रहे हैं। पहले की तरह तार के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटा दीजिए। जैसा कि मतलब आप सभी जानते हैं किस तरह से हटाना है। तो ये छोरों से, जो छोर होती है ना तार की, ठीक है, वहाँ से क्या हटाना है, तो प्लास्टिक, ठीक है। आगे देखिए, चित्र 12.7 में दर्शाए अनुसार तार के एक सिरे को बल्ब के धातु के ढांचे के चारों ओर विद्युत बल्ब कई कारणों से, हाँ नहीं, चारों ओर की टर्मिनल से हटाइए, ठीक है। जो विद्युत बल्ब का, हाँ जो बल्ब था दोस्तों, उसका एक आवरण हटाना है, ठीक है। क्या बल्ब अभी भी प्रकाशित होता है। नहीं यार, यहाँ कहाँ कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही, मैं मिस्टेक नहीं कुछ, चारों ओर की बात कहाँ से आना है, विद्युत बल्ब, हाँ हाँ नहीं, यहाँ पर है, यहाँ थे, सॉरी सॉरी, लपेटिए, ठीक है। चारों ओर लपेटने को बोल रहे हैं, किस प्रकार लपेटना है, तो इस प्रकार लपेटने को बोल रहे हैं। ये देखिए, इस प्रकार घर में तैयार की गई टॉर्च, ये देखिए इसको बनाने के लिए बोल रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ आना है, लपेटिए, ठीक है। तार के दूसरे सिरे को रबड़ बैंड की सहायता से विद्युत सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़िए, ठीक है दोस्तों। अब किस तरह से लगाना है तो यही बता रहे हैं ये, इसी प्रकार की एक्टिविटी के द्वारा हमें बल्ब बनाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि अब बल्ब की आधार की नोक अर्थात इसकी टर्मिनल को विद्युत सेल की धनात्मक टर्मिनल पर रखिए दोस्तों। ये जो आधार की नोक है दोस्तों, एक बल्ब की, जो बल्ब है ना विद्युत बल्ब, उसकी जो नोक है तो आधार की नोक उसको कहाँ रखना है, तो जो विद्युत बल्ब है, विद्युत सेल है, उसकी धनात्मक टर्मिनल में, टर्मिनल यानी कि छोर पर रखना है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, क्या बल्ब दीप्तिमान होता है। जो बल्ब है दीप्तिमान यानी कि जल रहा है, तो दिखना है ना। अब बल्ब को विद्युत सेल
हाँ, यहाँ अब नीचे आना है, ठीक है। विद्युत सेल की टर्मिनल से हटाइए। क्या बल्ब अभी भी प्रकाशित हो रहा है? क्या यह टॉर्च को ऑन ऑफ करने की समान नहीं है? बिल्कुल है दोस्तों, ये टॉर्च की ऑन ऑफ करने की प्रक्रिया ही मानी जाएगी, ठीक है दोस्तों। देखिए इस प्रकार बोल रहे हैं, इसकी हटा दिया और ये इसको लगाएंगे तो ये जल जाएगा। तो यानी कि ऑन ऑफ वाली प्रक्रिया मतलब यहाँ पर लागू हो रही है, ठीक है। अब देखिए 12.4 विद्युत स्विच घर में तैयार की गई टॉर्च को ऑन ऑफ करने में विद्युत बल्ब को विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते अथवा हटाते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि जो घरों में स्विच का उपयोग करते हैं, चटकनी बोलते हैं जिसको, उसका उपयोग करते हैं, उसी में उसमें भी क्या होता है कि यही ऑन ऑफ वाली सिस्टम होता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि ये ऐसे हटा दिया जाता है, लगा दिया जाता है, लेकिन सुविधा की दृष्टि से उनको एक ही स्थान पर मतलब बोर्ड में व्यवस्थित कर दिया जाता है, ताकि बार बार हटाना लगाना ना पड़े, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि यह एक साधारण विद्युत स्विच था दोस्तों, ठीक है। ये जो दिखा रहे हैं ना बल्ब को, उस पर विद्युत सेल पर की नोक पर लगाना हटाना, तो ये एक साधारण विद्युत स्विच था, ठीक है दोस्तों। एक स्विच का ही रूप मान सकते हैं, ठीक है। इसे उपयोग करना सुविधाजनक नहीं होगा दोस्तों। इसका उपयोग करना सुविधाजनक इसलिए नहीं होगा कि बार बार कैसे हटाएंगे लगाएंगे ना। हम अपने उपयोग के लिए दूसरा सरल एवं सुविधाजनक स्विच बना सकते हैं दोस्तों। हम अपने उपयोग के लिए दूसरा सरल और सुविधाजनक स्विच बना सकते हैं। और स्विच बनाने का तरीका देखिए, घर पर आप 2 ड्राइंग पिन लीजिए। ड्राइंग पिन, आप पिन जानते हैं दोस्तों कैसे होती है? एक सुरक्षा पिन या पेपर क्लिप, 2 तार तथा का थर्मोकोल का या लकड़ी के बोर्ड से एक विद्युत स्विच तैयार कर सकते हैं दोस्तों। सुरक्षा पिन, जो सुरक्षा पिन होती है दोस्तों, आपने देखी होगी तो ठीक है, नहीं अभी आगे देखने को मिलेगी, ठीक है। सुरक्षा पिन की रिंग में एक ड्राइंग पिन लगाकर इसी थर्मोकोल शीट पर गाड़िए दोस्तों, गाड़ दीजिए, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, जैसा कि चित्र 12.8 में दिखाया गया है, ठीक है दोस्तों। 12.8 में दिखाया गया है। यह सुनिश्चित कीजिए कि सुरक्षा पिन आसानी से घूम सके दोस्तों। अब दूसरी ड्राइंग पिन को थर्मोकोल शीट पर इस तरह लगाइए कि सुरक्षा पिन का स्वतंत्र सिरा इसे स्पर्श कर सके दोस्तों। इस प्रकार जुड़ा हुआ सुरक्षा पिन इस क्रियाकलाप में आपका स्विच होगा। तो दोस्तों इस प्रकार की ये बता रहे हैं कि हाँ, साधारण स्विच बन गया है दोस्तों, ठीक है। इसको खोलेंगे तो यहाँ टच होगा और हटा देंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। यानी कि ये दोनों वायर जो इधर छूटे हुए हैं, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, तो ये इसमें जोड़ दें और फिर इसको कांटा निकाल दें तो वो एक्टिविटी यहाँ पे लागू होगी, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, ठीक है। ड्राइंग पेन को अब विद्युत सेल बल्ब तथा स्विच को चित्र 12.9 में दर्शाए अनुसार जोड़कर परिपथ को पूरा कीजिए दोस्तों। ये दोस्तों इसमें इसी को उस परिपथ में जोड़ के मतलब अपना स्विच बनाकर पूरा परिपथ तैयार कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, सुरक्षा पिन को इस तरह घुमाएं कि उसका स्वतंत्र सिरा दूसरे ड्राइंग पिन को छुए। आप क्या देखते हैं, क्या देखते हैं आप देखेंगे कि ये जलेगा। अब सुरक्षा पिन को ड्राइंग पिन से हटाई, क्या बल्ब अब भी जलता है? जब सुरक्षा पिन दोनों ड्राइंग को स्पर्श करता है तब दोनों ड्राइंग पिनों के बीच की रिक्त स्थान को भरता है, तब इस स्विच को ऑन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। ये मतलब ऑन ऑफ की प्रक्रिया यहाँ पे मतलब लागू होगी, ठीक है दोस्तों। बाकी बता रहे हैं ये, तब इस स्थिति में स्विच को ऑन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। 12.10 में देखिए कहाँ है, तो आगे देखने को मिलेगा ये यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए ऑन है, ठीक है दोस्तों। हटा देंगे तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, ये इस प्रकार व्यवस्थित ये पूरा प्लेट मतलब जो प्लेटफॉर्म में बना लिया गया है, ठीक है। स्विच सहित विद्युत बल्ब परिपथ, ठीक है। तो कितना अच्छा बनाया दोस्तों, थर्माकोल पर कितनी बढ़िया व्यवस्था बनाकर, ठीक है। तो ये ऐसा ही होता है। आगे देखिए, चूंकि सुरक्षा पिन का पदार्थ विद्युत धारा को अपने से प्रभावित होने देता है, अतः विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। इस तरह बल्ब दीप्तिमान होता है दोस्तों। इसी प्रकार बल्ब चलेगा, ठीक है दोस्तों। ये इसे छुएगा तो, ठीक है। इसमें से हटाकर यहाँ टच हो जाएगा दोस्तों, फिर वो मतलब धारा प्रभावित होने लगेगी। अभी धारा प्रभावित नहीं हो रही होगी, ठीक है।
कितना बेहतरीन बना लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप घर पर भी बना सकते हैं दोस्तों, है ना। और अपने दोस्तों को, मित्रों को थोड़ा एक्साइटेड कीजिए दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं इधर। इसके विपरीत जब जब सुरक्षा पिन दूसरी ड्राइंग पिन से स्पर्श नहीं करता तो विद्युत बल्ब दीप्तिमान नहीं होता, यानी कि नहीं जलेगा, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। इस तरह ड्राइंग पिनों के बीच का रिक्त स्थान बंद होता है तथा परिपथ पूरा नहीं होता। इस दशा यानी इस स्थिति में स्विच ऑफ कहलाता है, जैसा कि चित्र 12.9 में दर्शाया गया है। स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है दोस्तों, ठीक है। ये स्विच होता है दोस्तों, परिपथ को क्या करती है, जोड़ या तोड़ सकती है, ठीक है। घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को दीप्तिमान करने तथा अन्य युक्तियों को चलाने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पर के लिए करती है, ठीक है, एक ही बात है। यद्यपि घरों में उपयोग होने वाली स्विच इसी सिद्धांत पर कार्य करती हैं, पर उनकी डिजाइन जटिल होती है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ठीक है। तो उनका जो जो स्विच होती हैं घरों में उपयोग होती हैं, जो चटकनी वगैरह होती हैं, जो बनी बनाई आती हैं घर मार्केट से, उनका थोड़ा सिस्टम कुछ अलग होता है, बाकी सब इसी प्रकार की होती है, ठीक है। एक मतलब एक्टिविटी वही यही होती है, लेकिन उनका सिस्टम कुछ अलग प्रकार से मतलब लगाया जाता है, ठीक है। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं। ये कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर जो घरों में चटकनी स्विच होती है वो इसी सिद्धांत पर कार्य करती है, लेकिन वो उनकी जो डिजाइन होती है वो थोड़ी अलग होती है, ठीक है। सिद्धांत यही होता है, नियम यही होता है, ठीक है। आगे देखिए, विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक 12.5 से दिखते हैं। विद्युत चालक और विद्युत रोधक क्या होते हैं। हमने अपने सभी क्रियाकलापों में परिपथ को पूरा करने के लिए धातु के तार उपयोग किए थे, ठीक है, धातु के तार, ठीक है। माना माना आगे क्या है ये, ठीक है, यहाँ नहीं है, इसकी बात यहाँ से ही पढ़ना है, मैं यहाँ ऊपर, ठीक है। मान लीजिए परिपथ बनाने के लिए तार की धातु के तार के स्थान पर हम सूती धागे का उपयोग करते हैं, तो क्या आप क्या सोचते हैं क्या होगा। इस अवस्था में भी बल्ब दीप्तिमान होगा, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों, है ना। आगे देखिए, इस धारा नहीं सॉरी विद्युत धारा के प्रवाह के लिए परिपथ में किस किस पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है। आइए इसका पता लगाते हैं दोस्तों। क्रियाकलाप 4 के लिए प्रयुक्त विद्युत परिपथ से स्विच को अलग कीजिए। ऐसा करने से आपको चित्र 12.12 एक ही अनुसार 2 स्वतंत्र तारों के सिरे मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि वो जो चित्र क्रियाकलाप 4 में आपने जो चीज़ें यूज की हैं उसी का उपयोग करिए, ताकि बार बार आपको वायर वगैरह जो तार वगैरह उपयोग ना करना पड़े, ठीक है दोस्तों। उन्हीं से काम चलाएं अपना। आगे कह रहे हैं कि इन तारों को 2 सिरों को एक दूसरे के समीप लाएं ताकि ये एक दूसरे से को स्पर्श करें। क्या आप बल्ब जल उठता है, ठीक है दोस्तों, जल उठता है। अब आप इस व्यवस्था को पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में ला सकते हैं कि ये विद्युत धारा प्रभावित करती है अथवा नहीं। ये देखिए इस प्रकार की एक्टिविटी करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ये इस प्रकार की व्यवस्था बना लें, फिर इसमें ये अन्य उपकरणों का उपयोग करें। देखिए चाबी लगा दी है दोस्तों, चाबी लोहे की होती है तो बल्ब जल गया, ठीक है। और देखिए चित्र 12.12 ए चालक परीक्षण, ए 12.12 बी जब चालक परिचित्र चाबी के संपर्क में होता है तो बल्ब के जलने की जांच करता है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए बल्ब जल गया, ठीक है, इधर नहीं जल रहा है। देखिए जांच करने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों जैसे सिक्का, कॉर्क, रबड़, कांच, चाबियां, पिन, प्लास्टिक का स्केल, लकड़ी का गुटका, एल्युमिनियम की पत्ती, मोमबत्ती, सिलाई मशीन की सुई, थर्मोकोल, कागज तथा पेंसिल लीड, यानी ये सब सामानों का उपयोग कीजिए दोस्तों। ये जो सामान आप इकट्ठा करने के लिए बोल रहे हैं आपको, ये इकट्ठा कीजिए और उनका उपयोग कीजिए धारा प्रभावित करने के लिए, ठीक है दोस्तों। अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप देखिए क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। चालक परिचित्र की तारों की स्वतंत्र सिरों को प्रत्येक नमूने से बारी बारी से स्पर्श करें। 12.12 बी में ध्यान रखिए कि दोनों तार एक दूसरे को स्पर्श न करें। क्यों हर बार बल्ब जलता है दोस्तों, क्या हर बार बल्ब जलता है दोस्तों, नहीं जलेगा। वो इसलिए नहीं जलेगा कि क्यों नहीं जलेगा आगे देखते हैं बाद में, पहले इस चित्र को समझना है हमें। ये देखिए ये क्या है,
टॉर्च को आंतरिक आ रही, ये टॉर्च है दोस्तों, ये टॉर्च जो बनाई है बच्चों ने, किसी ने, तो ये उसका अंदर का सिस्टम दिखा रहा है। जो मतलब सॉरी बनाई नहीं है, जो बनी बनाई टॉर्च आती है दोस्तों, जो रेडीमेड टॉर्च आती है ना मार्केट से हम लोग खरीदते हैं, तो वो उसकी अंदर की संरचना दिखाई जा रही है। देखिए ये सेल है दोस्तों, ये इधर सेल है, देखिए इसमें प्लस ये माइनस, ठीक है, विद्युत सेल, ठीक है दोस्तों, ये दो सेल है इसमें, ठीक है, और ये ऊपर इसमें प्लस और ये नीचे माइनस, ठीक है, तो ये दो सेल है, ठीक है, और यहाँ हमेशा प्लस को माइनस से जोड़ कर रखा जाता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये जो बल्ब है दोस्तों, ठीक है, प्लास्टिक का आवरण, ये प्लास्टिक का आवरण है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये परावर्तक, ये इसका परावर्तक हो रहा है। ये देखिए बल्ब है दोस्तों, ये अंदर लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों, और यहाँ क्या है, ये स्लाइड स्विच है दोस्तों, ये स्विच है, ये स्लाइड स्विच है, ठीक है दोस्तों। इससे क्या होता है, तो ये ऐसे खिसकाई जाती है, तो ये लाल सी इधर ये दिखाई दे रही है, इससे टच है, और इधर से इससे भी टच है, ठीक है दोस्तों। तो ये बल्ब जल रहा है, और जैसे इसको आगे खिसकाया जाएगा, तो इससे यहाँ से ये संपर्क टूट जाएगा और बल्ब बुझ जाएगा, यानी कि मतलब दीप्त होना बंद हो जाएगा, है ना। ठीक है, बाकी इतनी ही है, बाकी इसमें और कुछ खास नहीं है, ठीक है। आगे देखिए ये कह रहे हैं कि साड़ी, इस साड़ी पर हमें ध्यान नहीं देना, इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। आप क्या आप क्या पाते हैं, परीक्षण के लिए उपयोग किए गए कुछ पदार्थों से तारों की स्वतंत्र श्रेणी लगाने पर बल्ब दीप्तिमान नहीं होता, ठीक है दोस्तों। तो बहुत सी जो धातुएं हैं उनको लगाने पर बल्ब नहीं जलेगा, बस इतना बोल रहे हैं, ठीक है। तारों को स्वतंत्र श्रेणी पर बल्ब दीप्तिमान नहीं होगा, इसका अर्थ यह है कि ये पदार्थ विद्युत धारा की अपने अंदर प्रभावित नहीं होने देते, यानी कि जो पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रभावित नहीं होने देते, उनकी वजह उनको लगाने से कोई फायदा नहीं है, तो यानी कि बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि इसके विपरीत बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि कुछ पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देती है, और जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे विद्युत चालक हैं। विद्युत रोधक अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देते। क्या कह रहे हैं दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण तत्व है। जो पदार्थ, अब देखिए यहाँ पर परिभाषा आप आसानी से लिख सकते हैं दोस्तों। एक 2 लाइन की परिभाषाएं होती है हमेशा किसी भी चीज़ की, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाइन की परिभाषाएं होती हैं, ठीक है दोस्तों। इससे ज़्यादा किसी भी चीज़ की परिभाषा नहीं होती, ठीक है दोस्तों। परिभाषा का अर्थ होता है छोटे शब्दों में किसी चीज़ की व्याख्या करना, ठीक है। आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो वे विद्युत चालक कहलाते हैं। कौन से पदार्थ विद्युत चालक कहलाते हैं, सीधी बात है, जो पदार्थ अपने अंदर से अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रभावित होने देती हैं, वे विद्युत चालक कहलाते हैं। एक बार फिर से देखिए सुनिए, जो पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रभावित होने देते हैं वे विद्युत चालक कहलाते हैं, और जो पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देती वे क्या कहलाती है, तो विद्युत रोधी या विद्युत के कुचालक कहलाती है, ठीक है दोस्तों। तो आप याद रखें। आगे देखिए 12.1 की सहायता से उन पदार्थों के नाम बताइए जो विद्युत चालक हैं, और उन पदार्थों को जो विद्युत रोधक हैं, ठीक है दोस्तों। रोकना यानी कि रोधक यानी रोकना, ठीक है। बस इतना है। आगे देखिए यहाँ पे ये थोड़ा और भी है, इसको विद्युत चालक यहाँ लिखना है, विद्युत रोधक यहाँ लिखना है, ठीक है। आपकी निष्कर्ष आपके क्या निष्कर्ष निकाला, सॉरी आपने क्या निष्कर्ष निकाला कौन सी पदार्थ विद्युत चालक है और कौन सी पदार्थ विद्युत रोधक है, ठीक है। देखिए अध्याय 4 के उन पदार्थों को स्मरण करें जो चमकदार हैं होते हैं, क्या वे विद्युत चालक हैं। तो अध्याय 4 भी पढ़ना पड़ेगा आपको दोस्तों, तभी ये अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि तारों को बनाने के लिए तांबा, एल्युमिनियम एवं अन्य धातुएं क्यों प्रयुक्त की जाती हैं दोस्तों। जो क्यों प्रयोग की जाती हैं, क्योंकि ये विद्युत की चालक होती हैं, ठीक है दोस्तों। तांबा, एल्युमिनियम और भी हैं दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों, सबसे अधिक मतलब विद्युत चालकता किसमें होती है, तो दोस्तों चांदी, ठीक है दोस्तों। चांदी सबसे अधिक विद्युत चालक पदार्थ माना जाता है, ठीक है। और उससे भी अधिक एक पदार्थ और है जो विद्युत चालक माना जाता है, तो वो आपको दोस्तों मतलब कहीं से सर्च करके हमें कमेंट में बताना है दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे मतलब बता दें, आपके अपने ज्ञान के लिए भी है, और यहाँ पे जो भाई बंधु मित्र दिख रहे होंगे उनको भी मदद मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो कमेंट में बताएं कि चांदी से भी अधिक विद्युत का चालक कौन सा पदार्थ है दोस्तों, है ना। मैं बता दूंगा, फिर क्या है, आप सर्च नहीं करेंगे तो आपको पूरी सीरीज नहीं मिलेगी, लिस्ट नहीं मिलेगी कि कौन कौन से विद्युत के चालक है, विद्युत के कुछ चालक है ना। तो गूगल से सर्च करिए प्लीज़। आइए क्रियाकलाप 4 को स्मरण करें, जिसे हमने स्विच के साथ एक परिपथ बनाया। चित्र 12.9 के बारे में बोल रहे हैं। जब स्विच खुली स्थिति में था तब क्या 2 ड्राइंग पिन थर्मोकोल शीट से जुड़ी हुई नहीं थी,
नहीं थी दोस्तों। परंतु आप जानते हैं कि थर्मोकोल एक विद्युत रोधक है ना। एक स्थान में जब वायु प्रभावित वायु होती है तब क्या होता है, क्योंकि स्विच के दो ड्राइंग पिन के बीच से में जब केवल वायु थी तो बल्ब दीप्तमान नहीं था। इसका तात्पर्य है कि वायु भी विद्युत रोधी है दोस्तों, वायु भी विद्युत रोधक है दोस्तों। वायु यानी कि कोई तार है जैसे कि वायर, तो उसके माध्यम से मतलब थोड़ी थोड़ी दूर कर दीजिए, उसके बीच में क्या वायु पड़ेगी ना। जैसे कि हम कोई उदाहरण देकर बताते हैं, चित्र दिखाकर। ये देखिए, ये अब देखिए ये दोस्तों, ये दो तार हरा और लाल ये क्यों नहीं जल रहा है। इसकी ये इतनी दूर है तो ये मतलब बल्ब क्यों नहीं जल रहा है, क्योंकि इसकी दो तारों के बीच में वायु होगी, कहीं ना कहीं निर्वात होगा। ठीक है, निर्वात को ही वायु माध्यम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जल नहीं रहा है। ठीक है, यानी कि चाबी आ गई तो जल गया। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये वायु या निर्वात माध्यम भी विद्युत रोधक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, बस इतना है। आगे क्या कह रहे हैं, वायु थी तो बल्ब दीप्तमान नहीं है। इसका अर्थ है कि इसका तात्पर्य है कि वायु भी विद्युत रोधक है। हाँ, आगे कह रहे हैं, विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। दोनों ही चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो विद्युत चालक है वो भी, विद्युत रोधक है वो भी। ठीक है, स्विच, विद्युत प्लग, सॉकेट, स्विच सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। स्विच है, विद्युत प्लग है, सॉकेट है दोस्तों, ये किससे बनाए जाते हैं तो सॉकेट विद्युत सुचालक पदार्थों से बनाई जाती है। ठीक है, सुचालक यानी कि जिससे जो धारा होती है प्रभावित हो सके। ठीक है, ऐसे पदार्थों से बनाई जाती है। ठीक है, दूसरी ओर विद्युत तारों, प्लग के ऊपर की भाग, स्विच तथा विद्युत उपकरण की अन्य भाग जिन्हें हम लोग स्पर्श कर सकते हैं, इनको बनाने के लिए रबड़ अथवा प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये विद्युत की कुचालक होती है, यानी कि विद्युत अवरोधक होती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए। अब देखिए, ये थोड़ी चेतावनी दी गई है दोस्तों। आपका शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है दोस्तों। ये देखिए कितना महत्वपूर्ण तत्व है। अब जैसे कहीं क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि मानव शरीर विद्युत का चालक है या कुचालक, तो आप बता सकते हैं चालक है। ठीक है, यानी कि मानव अपने शरीर से विद्युत धारा को प्रभावित कर सकता है, यानी कि मानव ये एक धातु का ही मतलब गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, अतः विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी बरतिए। कह रहे हैं कि इसीलिए कह रहे हैं कि विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, तो बस इतनी है। आगे देखिए, ये देखिए प्रमुख शब्द हैं दोस्तों, इन पर हमें अच्छे से ध्यान देना है। ये देखिए, बल्ब है, विद्युत चालक है, विद्युत सेल है, विद्युत परिपथ है, तंतु है, विद्युत रोधक है, स्विच, टर्मिनल है। इनको आप यूट्यूब, गूगल से कहीं से सर्च करके, या दोस्तों अगर आप अच्छी से फोकस करके पढ़ रहे हैं तो दोस्तों ये सारी जो शब्द है आपको इसी अध्याय में मिल जाएंगे दोस्तों, बशर्ते उसको आपको अच्छे से धीरे धीरे पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो बाकी आप समझदार हैं। ठीक है, आगे देखिए, तो ये सारांश है, इस पर हमें अच्छे से ध्यान देना है ये क्या है। ठीक है, तो विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत है दोस्तों। क्या है? विद्युत सेल विद्युत का स्रोत है। स्रोत यानी कि मतलब उसको उसकी मतलब उस चीज़ की पूर्ति करने वाला। ठीक है, जैसे कि जल का स्रोत क्या होता है, तालाब भी होती है, नदियाँ भी होती हैं, है ना, और झरने भी होती है, कुएँ भी होती है, समंदर तो है ही। ठीक है दोस्तों, तो ये वो क्या है, तो जल की पूर्ति करने वाला मतलब माध्यम होता है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार विद्युत का ये मतलब मैंने एक उदाहरण ले लिया, वैसे वो उस यहाँ पे कोई बात लिंक नहीं कर रही है। ठीक है, तो विद्युत की आपूर्ति करने के लिए क्या है, तो विद्युत सेल का उपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार जैसे कि जल की आपूर्ति के लिए हम तालाब या कुएं का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने वैसे ही बात उदाहरण ले लिया। वैसे ही मैं कहीं ना कहीं किसी अच्छे से उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाते हैं। ठीक है, विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं। क्या कह रहे हैं, विद्युत सेल जो होता है उनमें दो टर्मिनल यानी कि जो स्थान होते हैं। ठीक है, आप ऐसे समझें, एक धन 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 टर्मिनल यानी कि प्लस, तथा एक ऋण टर्मिनल। ठीक है दोस्तों, माइनस वाला। ठीक है, विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो इसके टर्मिनलों से जुड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट यानी कि तंतु। ठीक है, आप समझ रहे हैं क्या है। विद्युत धारा प्रभावित होने पर विद्युत बल्ब दीप्त हो जाता है, यानी कि विद्युत धारा जब प्रभावित होती है तो बल्ब प्रतिदीप्त हो जाता है, यानी कि बल्ब जल जाता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं। आगे देखिए, बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रभावित होती है। ठीक है दोस्तों, विद्युत परिपथ बंद विद्युत परिपथ में
क्या कह रहे हैं, बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल तक प्रभावित होती है, बंद विद्युत परिपथ में। अब आप ये समझ रहे हैं क्या कहना चाहते हैं, ये जो वो पिन लगाकर बोल रहे थे ना, तो पिन अगर जुड़ जाएगी यानी कि स्विच ऑन होगा तो बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा को प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को जोड़ता अथवा पूरा करता है, ठीक है। सॉरी, तोड़ता अथवा पूरा करता है, तोड़ता या जोड़ता है, ठीक है, इसे समझें। अब देखिए, जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है वे विद्युत चालक कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, है ना, आपने पहले भी पढ़ा, दोबारा भी पढ़ने को मिल रहा है, ठीक है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती वे विद्युत रोधक या कुचालक कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आगे क्या है इसमें, तो आगे यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं है, ये कक्षा 6 के छात्रों के लिए एक मतलब उनकी परीक्षा में आने वाली क्वेश्चन है दोस्तों, तो हमें ये नहीं पढ़नी, ठीक है दोस्तों। तो बस इतना है दोस्तों, तो वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। हमारी वीडियो को शेयर करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल NCERT सर्कल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, प्लीज़। थैंक यू।